Alright, learners, welcome to the platform of ER classes. So learners, आज हम अपना एक और कंपोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं विच गोज बाय द नेम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये कंपोनेंट आपका बहुत बहुत तो नहीं कहूँगा लेकिन इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। इसमें आपको ख़ास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम आपको क्लासेस में पढ़ाएंगे उतना सफिशिएंट रह जाएगा इसके लिए। और ये आपके मतलब आसानी से एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शंस इसमें आप थोड़ी सी मेहनत करके 10 में से 10 ला सकते हो आराम से। ठीक है, और जितना हम आपको पढ़ाएंगे उसके बाहर आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आ सकता है। ठीक है, तो इसका ये रहा सिलेबस और ये स्पेशली डिज़ाइंड है आपका सिर्फ और सिर्फ मतलब स्पेशली फोकस रहेगा इसका जेके एसएसबी का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 2026 में, ये उसी के रिलेटेड रहेगा। ठीक है, स्पेशली फोकस्ड है उसी के लिए। आगे जाके कहीं और भी ये अगर आ जाता है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव इसका मिल ही जाएगा। ठीक है, आप दूसरे एग्जाम्स में भी जिनमें ये आता है उस वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो एज इट इज़। ठीक है, तो आपका ये रहने वाला है इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2026। अब इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो आपका है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। फिर है आता आपका मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। फिर है प्रेपरेशन ऑफ क्वेश्चनरीज। ठीक है, फिर टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा। तो आप देख सकते हो बाकी जो चीज़ें जैसे हमने 11th में अगर किसी का मैथ्स रहा है 12th में रहा है तो उसने प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी होगी। ठीक है, ये हैं पहले दो चार, ये सीरियसली काफ़ी सिंपल हैं, इनमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। थ्योरेटिकल रहने वाला है ज़्यादातर आपका। ठीक है, थ्योरेटिकल और सिंपल सिंपल रहने वाला है। कोई ख़ास इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी है आपको, ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, फिर है आपका थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, बेसिक कंसेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। फिर है इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, जिसमें आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह हमको पढ़ना है जो हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है डेमोग्राफी सेंसस, ये आपका ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हो। ठीक है, इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। फिर है वही जो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मेजर ऑफ फर्टिलिटी, क्रूड फर्टिलिटी रेट्स वगैरह। ठीक है, ये सब आपको स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं राइट अवे फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के चैप्टर से। ठीक है, और उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा सब कुछ जो आपका स्टैट्स है ना, स्टैटिस्टिक्स, ये रिवॉल्व होता है अराउंड डेटा। डेटा है तो ये है, डेटा नहीं है तो ये नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं डेटा क्या होता है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव अहेड। सो ऑलराइट लर्नर्स, तो ये रहने वाले हैं आपके स्टैटिस्टिक्स नोट्स जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, आपको ये वीडियो की लिंक में भी मैं बोल दूंगा उनको जो एडिट करेंगे वीडियो के, आप डाल दो। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पहला चैप्टर जो हमारा रहने वाला है सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो मैंने आपको बताया पहले कि स्टैटिस्टिक्स आपका डेटा के अराउंड ही रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम कुछ भी पढ़ें हम डेटा समझ लेते हैं। अब आपको ये साइड बाय साइड क्या होगा, मैं आपको पहले ही ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, फिर हम थोड़ी नोट्स की रीडिंग कर लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो मैं आपको पहले ही ओवरव्यू दे दूंगा, फिर कर्सरी एक रीडिंग दे देंगे ताकि जब आपके एग्जाम्स आए आप इन वीडियोस को देखो तो आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। जितनी बार इंसान रिवाइज करेगा उतना बेटर है। ऑलराइट, अब सबसे पहले बात करते हैं डेटा की। ठीक है, अब डेटा होता क्या है, डेटा। ठीक है, डेटा आपका होता है कोई भी चीज़ जो आपको रॉ फॉर्म में मिले, कोई भी चीज़ आपको रॉ फॉर्म में जो मिलती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा सेंसस की तैयारी चल रही थी ना, जो 27 में रिलीज़ होगा सेंसस, है ना। लास्ट हुआ था हमारा 2011 में सेंसस इंडिया का। ठीक है, फिर कोविड की वजह से ये कंडक्ट 21 में आना था, लेकिन 21 की वजह 21 में नहीं आया है बिकॉज ऑफ कोविड। तो अब 27 को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या था सेंसस में, अब आप ऐसे समझो कि आपने देखा होगा आपके घर पे आए होंगे कुछ
एजेंट्स रख लो आप, गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, कुछ होते हैं, है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने अब पूछा होगा आपके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, जॉब कौन कौन करता है, हेड ऑफ फैमिली कौन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, किसकी शादी हुई किसकी नहीं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये डेटा ये करते हैं ना कलेक्ट, ये आता है आपका रॉ फॉर्म में, क्योंकि एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अब जब ये डेटा आप कंपाइल कर लोगे, है ना, ये एजेंट्स वगैरह गवर्नमेंट डेटा कंपाइल कर लेगी, फिर इसको वो सेंसस रिपोर्ट में जब स्ट्रक्चर देगी, एक पूरा एक, है ना, फॉर एग्जांपल JNK में कितनी पॉपुलेशन है, कितने हाउस होल्ड्स हैं, वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है ना, एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन कितनी है, मोर्टेलिटी रेट कितनी है, फर्टिलिटी रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो आपका आता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में आप समझ गए कि डेटा आपका आता है रॉ फॉर्म में, ठीक है, जब वो एजेंट आया था आपके घर पे कलेक्ट करने इंफॉर्मेशन, वो आ गया रॉ फॉर्म में। अब जब उसी डेटा को हमने अच्छे से स्ट्रक्चर दिया, टेबल्स बनाए, क्रोनोलॉजिकली उसको अरेंज किया, तो वो बन जाती है आपकी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि डेटा आप समझ चुके हैं क्या होता है। डेटा मैं समझा चुका हूं आपको क्या होता है। अब एक कर्सरी रीडिंग दे देते हैं आराम आराम से, है ना। बाद में हम इसको जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो थोड़ा 1.5 पे भी देख के आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैं पूरे नोट्स ही पढ़ रहा हूँ यहाँ पे ओवरव्यू देने के बाद, ठीक है ना। तो आपको डबल बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधा पढ़ते हैं, ठीक है। अब डेटा क्या होता है, ओवरव्यू मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। डेटा होता है आपका, ये कलेक्शन होता है ऑफ मेजरमेंट्स एंड फैक्ट्स, ठीक है, and a tool that helps an individual or a group of individuals to reach a sound conclusion by providing them with some information, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप ये लेके चलो कि आप, अभी तक मैंने आपको वो सेंसस की एग्जांपल दी है ना, अब आप ऐसे समझो कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है। तो कहानी बना बना के ही पढ़ते हैं हम, उससे ज़्यादा आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। अब आप अकेले हो या आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, ठीक है। तो अब आपको कहीं जाना है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, ठीक है। अब वहाँ जाने से पहले आपको पता है ह्यूमन माइंड काफ़ी क्यूरियस होती है। फॉर एग्जांपल आप कश्मीर जा रहे हो घूमने, ठीक है। तो कश्मीर में आप जाओगे, जाने से पहले आप थोड़ी रिसर्च करोगे कि कश्मीर में हाईएस्ट पीक कौन सी है ना, हाईएस्ट पीक कौन सी है, कहाँ पे हम घूम सकते हैं, जो एलिवेशन है कश्मीर की वैली की वो कितनी है फ्रॉम सी लेवल, ऐसे ऐसे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। वही ये बोल रहा है, डेटा क्या है, ये कलेक्शन है ऑफ मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स यही सी लेवल से कितना ऊपर है कश्मीर की वैली, हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ये मेजरमेंट्स वगैरह में आता है। फैक्ट्स आता है, फैक्ट्स में क्या आता है कि ये जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर है आपका, वो आ जाता है आपका समर कैपिटल और जम्मू आ जाता है विंटर कैपिटल। ऐसे ही फैक्ट्स, जम्मू मतलब कौन सी दो माउंटेन वैलीज़ के माउंटेन रेंजेस के बीच में आता है ना, ऐसे ही। और यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स आपको देखने को मिलती हैं, क्रॉप्स कौन सी यहाँ पे है, सैफरन के बारे में आपको पता चलता है, यही ऐसे ही रिलेटेड फैक्ट्स। और ये टूल होता है ना, हेल्प्स एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू रीच ए साउंड कंक्लूजन, है ना। इंडिविजुअल यहाँ पे आप आ गए और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आ गए आपके दोस्त वगैरह, ठीक है, आप और आपके दोस्त, ठीक है। फिर ये साउंड कंक्लूजन बनाते हैं कि हम जाएं या ना जाएं घूमने, ठीक है ना। फिर यही स्टडीज़, यही फैक्ट्स, मेजरमेंट्स आप फॉर एग्जांपल गोवा के साथ आप कंपेयर करते हो कि वहाँ पे क्या सीन है, सी लेवल से कितना ऊपर है, वहाँ पे माउंटेन रेंजेस कोई देखने को मिलती हैं, वहाँ का फूड कैसा है, वहाँ पे आपको ज़्यादातर सी फूड देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ पे आपको ओशंस आपको देखने को मिलते हैं, कश्मीर में आपको ओशंस देखने को नहीं मिलेंगे, रिवर देखने को मिलेंगी, ठीक है, लेक्स देखने को मिलेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे ही आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप इस कंपेयर करके फिर आप एक साउंड कंक्लूजन बना सकते हो कि हम जाएं या ना जाएं, ठीक है। वही ये बोल रहा है, अब आप पढ़ो, आपको थोड़ी सेंस आएगी, ठीक है।
डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स और फैक्ट्स का, ठीक है। और एक टूल है जो हम मदद करता है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को एक साउंड कंक्लूजन बनाने में बाय प्रोवाइडिंग देम विद सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। इट हेल्प्स द एनालिस्ट अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट different socio-economic problems like unemployment, poverty, inflation, etc. Besides understanding the issue, it also helps in determining the reasons behind the problem to find possible solution for them. Data not only includes theoretical information but some numerical facts too that can support the information. अब ये यहाँ पे क्या बोल रहा है इस पूरे पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा? ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल आपका आता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आता है, ठीक है। अब ये आता है आपका, तो उसमें हमें क्या पता लगता है कि कौन सी कितनी पॉपुलेशन आपकी, अगर ये पॉवर्टी लाइन है ना, नीचे है बिलो पॉवर्टी लाइन, या अबव है अबव पॉवर्टी लाइन है ना, ABL, ठीक है, APL, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता लगती है। फिर आपको पता लगता है पर कैपिटा इनकम कितनी है। पर कैपिटा इनकम आ गई, फॉर एग्जांपल जितनी भी वेल्थ जनरेट, आप ऐसे क्रूड फॉर्म्स में समझो, अगर आपको इकोनॉमी की डेफिनेशन इतनी पकड़ नहीं है इकोनॉमी पे, आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल जो भी इनकम प्रोड्यूस होती है इंडिया में, उसको पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं, ओवरऑल पॉपुलेशन, फिर एक बंदे का देखते हैं कितना पैसा कमाता है वो। हालांकि ये सही मेथड नहीं है कैलकुलेट करने का, ठीक है, इसमें ड्रॉबैक्स हैं काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे आपको बिलीनियर्स देखने को मिलते हैं इंडिया में, जैसे अनिल अंबानी है, आपका मुकेश अंबानी है, रतन टाटा थे, एटसेट्रा। और ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने जो कमाते ही नहीं है कुछ, पर डे हिसाब के या पर मंथ हिसाब के कुछ भी नहीं कमाते हैं वो, मतलब काफ़ी एक्सट्रीम है, जो अमीरों के अमीर और गरीबों के गरीबों के गरीब, ठीक है। उसी को उसी हिसाब से फिर पॉपुलेशन में डिवाइड। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल इंडिया में देखा गया जो इनकम जनरेट हुई वो हुई आपकी 100 करोड़, ठीक है। अब उसको पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर दो। ऑलराइट लर्नर्स, मैं आपको समझा था पर कैपिटा इनकम के बारे में, है ना, पर कैपिटा इनकम के बारे में। फॉर एग्जांपल आप रख लो कि इंडिया में इनकम जो जनरेट हुई है टोटल वो 100 करोड़ हुई किसी एक ईयर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2025 में रख लो आप, ठीक है, 25-26, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके बारे में आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, नहीं तो आगे पढ़ लोगे, मैं ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। पढ़ाया भी है मैंने वैसे फाइनेंशियल ईयर के बारे में अपनी जनरल इकोनॉमिक्स की वीडियोस में, आप उधर आप देख सकते हो, ठीक है। तो 100 करोड़ इनकम आपकी जनरेट हुई पूरी इंडिया में, और पॉपुलेशन है लगभग आपकी 1.6 बिलियन, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा पर हेड इनकम कितनी है ना, पर कैपिटा इनकम, एक इंसान कितना इनकम कमा रहा है। फॉर एग्जांपल रख लेते हैं कि 100 रुपये 1000 कमा रहा है ना, ठीक है, ठीक है। ये मैं बस समझाने के लिए आपको टर्म्स बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है सही हो, ठीक है। मान लो 1000 रुपये कमा रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा, इंडिया में बिलीनियर्स भी हैं एज वेल एज वो लोग भी हैं जो कुछ नहीं कमा रहे, तो आपको पर कैपिटा इनकम से आइडिया नहीं लग सकता है। सिर्फ एक मतलब सिर्फ प्रेजेंट करने का ये एक प्रोसीजर है, ठीक है। एक्यूरेसी पे इसकी डिबेट्स हैं, लेकिन फिर भी हम ये मेजर करते हैं, ठीक है। अब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों से, है ना, इन्हीं चीज़ों से मेरा मतलब है जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो रही थी ना, जो हम अभी कर रहे थे, तो उसमें आपको पॉवर्टी के बारे में बताया जाएगा, पॉवर्टी कितनी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी, महंगाई कितनी है, बेरोज़गारी कितनी है, गरीबी कितनी है ना, इसके बारे में पता जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं बता जाएगा, आपके इसके ये रीजंस बताए जाएंगे ये क्यों है, और एक बार आप रीजन समझ गए तो आप इसको रेक्टिफाई करने में आपको मदद मिलेगी इसको, ठीक है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हेल्प्स द एनालिस्ट। एनालिस्ट आ गया जो ये डेटा समझ रहा है ना। फॉर एग्जांपल जब ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया बनता है तो ये आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर जाता है, ठीक है। फिर आपका गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है, आरबीआई के पास जाता है, फिर
ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो भी होते हैं, मॉस्पी है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो डिपार्टमेंट्स इसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, ठीक है। इट हेल्प्स द एनालिस्ट अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे इसमें हमें पता चलता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है। बिसाइड्स अंडरस्टैंडिंग, हम समझने के अलावा क्या करते हैं इशू को, मतलब इस इशू को हम समझ तो जाते हैं, इसके साथ साथ और क्या होता है, हमें रीजंस पता चलते हैं इस प्रॉब्लम के पीछे क्या है, और सोल्यूशंस हमें फिर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, एक बार रीजन भी किसी के चीज़ का मिल गया तो फिर आपको सोल्यूशन भी मिल ही जाता है। ओके, ठीक है। अब ये आगे क्या बोल रहा है, अभी ये चीज़ बोल रहा है कि डेटा में सिर्फ आपका थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं आती। जैसे मैंने आपको कश्मीर वैली की एग्जांपल दी, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन आ गई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सैफरॉन मिलता है आपको, है ना, ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में पड़ती है आपकी। मगर न्यूमेरिकल फैक्ट्स भी मिलते हैं कि सैफरॉन कितना क्विंटल्स प्रोड्यूस होता है पर ईयर, है ना, ठीक है। राइस कितनी प्रोड्यूस होती है पर ईयर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमें पता चलती हैं डेटा के थ्रू। तो डेटा सिर्फ थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें फैक्ट्स भी होते हैं और कुछ नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, जो इस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ज़रूरी बात कर रहा है कि जो पहला स्टेप होता है ना, जब हम स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, पढ़ ही रहे हैं हम ना, स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं हम, तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का जो पहला स्टेप है वो आता है आपका क्या, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा आ जाता है पहला स्टेप आपका। ऑलराइट, अब ये किन किन मेथड्स के ज़रिए कर सकते हैं हम, मतलब मेथड्स आगे पढ़ेंगे, सोर्सेज की पहले बात करते हैं। जो डेटा आ रहा है इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है, कहाँ से आ रहा, सोर्स का मतलब तो कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो पानी आता है ना, वो रिवर्स के थ्रू आता है, तो सोर्स क्या है उस पानी का, रिवर्स। जैसे तवी रिवर है जम्मू में, है ना, तो सोर्स क्या है उस पानी का, रिवर। इसी तरह ये जो डेटा हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में लाते हैं, या फिर अलग अलग वो सेंसस है आपका, है ना, सेंसस है आपका, इसी तरह की जो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं आपकी, उनका जो डेटा है वो आ कहाँ से रहा है। ठीक है, अब वो दो सोर्सेज से आ सकता है। ठीक है, दो डिफरेंट सोर्स जिनको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम बढ़ते हैं आपका सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, इसकी तरफ बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे समझो, एक मिनट में आपको बताता हूँ, एक मिनट। अब आप यहाँ पे आइडिया ले लो, फिर बाद में कर्सरी रीडिंग एक दे देते हैं। ठीक है, अब जो सोर्सेज है ना आपके, सोर्सेज है ना, ये दो किस्म के होते हैं। एक आता है आपका प्राइमरी सोर्स और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, प्राइमरी सोर्स को आपका बोला जाता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्या बोला जाता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। और सेकेंडरी सोर्स को आपको बोला जाता है सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आप इसकी एग्जांपल ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल कोई के एस, या इसको आजकल जे के एस बोला जाता है ना, ठीक है, इसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें एक सब्जेक्ट आता है आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, इकोनॉमी रख देते हैं, इंडियन इकोनॉमी होता है इसमें एक सब्जेक्ट है, वो पढ़ रहा है। ठीक है, उसके लिए पढ़ना है उसको। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट आपका हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो आपका डॉक्यूमेंट, ये हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, ये काफ़ी बल्कि होता है। क्या होता है, काफ़ी बल्कि होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है, ठीक है, मशीनरी, मशीनरी इन द सेंस आपका मैन फोर्स, है ना, मैन फोर्स लगाती है, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉय करती है, फिर वो जाके फील्ड में जाते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, रियल टाइम डेटा। रियल टाइम डेटा क्या मतलब क्या होता है कि उसी टाइम जब वो डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उसी टाइम डेटा भी प्रोड्यूस हो रहा है। एक तरफ से डेटा प्रोड्यूस हो रहा होता है और दूसरी तरफ से वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, रियल टाइम का क्या मतलब होता है, एक रिवर जा रही है ना, एक रिवर जा रही है, जैसे जैसे रिवर जा रही है ना, चलते हुए आप पानी यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे किसी बर्तन वर्तन में पानी कलेक्ट कर रहे हो, ये होता है रियल टाइम, ठीक है। अच्छा, रियल टाइम डेटा कनेक्ट कर रहे होते हैं ये, मैं आपको बता रहा था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है ना, इसी में हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट काफ़ी एम्प्लॉय करती है, मैन फोर्स को एम्प्लॉय करती है, काफ़ी कैलकुलेशंस को करती है ना। तो इधर भी आपके जो आपका जो ये सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, ये असल में यहाँ पे भी काफ़ी यूज़ होता है। ये जो सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स, ये असल में बहुत जगहों पे यूज़ होता है, जहाँ पे भी आपका कलेक्शन ऑफ डेटा होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है, ये आपको एवरी स्फीयर और एवरी वॉक ऑफ लाइफ में मिल जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा की बात करते हैं ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अब ये इसमें क्या होता है, ये कॉस्टलियर होता है आपका, काफ़ी पैसे लगते हैं इसमें, मैन फोर्स ज़्यादा लगती है, रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, सब कुछ ज़्यादा लगता है, ठीक है। जबकि जो आपका जो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन होती है, यानी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आती है आपकी ऐसे के, अब मैं आपको एग्जांपल दिया था ना, जेकेएस का स्टूडेंट कोई पढ़ रहा है, ठीक है, तैयारी कर रहा है उसकी, अब वो क्या करेगा, इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ डाउनलोड करेगा थ्रू चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी, या फिर अगर चैट जीपीटी नहीं यूज़ करा तो किसी इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल आपके काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपकी यूपीएससी की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं ना, जैसे विजन आईएएस वगैरह वगैरह, उनके डॉक्यूमेंट्स लेता है, उन्होंने वो उसी हिसाब से कंप्रेस किए होते हैं, यानी उनकी एक समरी बनाई होती है जो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है, किसके, यूपीएससी के, ठीक है। और वो फिर इंसान वही पढ़ता है डायरेक्टली, इंस्पाइट के वो 500-600 पेजेस पढ़े, वो चूज़ करता है कि मैं 60 या 70 पेज पढ़ लूँ, है ना, लगभग इसका 10%, है ना, 10% ही पढ़ लूँ इसका, मतलब 90% वो इग्नोर ही मारता है, ठीक है। तो ये एडजस्ट किया उसने इंफॉर्मेशन जो मिल रही थी उसको, फोकस करके किसकी तरफ, सिलेबस की तरफ, उसी को बोलते हैं सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा। ऑलराइट लर्नर्स, अब आपने ओवरव्यू ले लिया है, अब एक कर्सरी रीडिंग दे देते हैं, ठीक है। अब क्या है आपका सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, इसमें पहला आता है आपका प्राइमरी सोर्स और दूसरा आता है सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्स के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, एक बार आप कर्सरी रीडिंग दे देते हैं, ठीक है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, ये वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है जो कि ओरिजिन है आपका, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द रिसर्चर विथ फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव एंड रॉ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिकल स्टडी। फर्स्ट हैंड, फॉर एग्जांपल मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अपनी एम्प्लॉय करती है मशीनरी विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैन फोर्स, जो मार्केट में जाके अलग अलग चीज़ें एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं ना, तो ये फर्स्ट हैंड रियल टाइम हो रहा होता है ना, तो ये फर्स्ट हैंड होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव है, ऑब्वियसली मेजर कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है ना, मेजर कर रहे हैं तो इन फॉर्म ऑफ नंबर्स होंगे, इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स होंगे, ठीक है। रॉ इन्फॉर्मेशन है, अब एक जब पैटर्न तब आएगा ना जब डॉक्यूमेंट बनेंगे, ये तो रॉ इन्फॉर्मेशन ही रहेगी ना, कुछ इन्फॉर्मेशन इधर से आ रही, कुछ उधर से आ रही है, एक स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल एक टेबल में ऑर्गेनाइज नहीं है ना, कि एक पैटर्न हो, टेबुलेशन की हो, वैसा नहीं है, रॉ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, रिलेटेड टू द स्टैटिस्टिकल स्टडी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे किसके रिलेटेड है स्टैटिस्टिकल स्टडी, इकोनॉमी के रिलेटेड है ना, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इन शॉर्ट द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा गिव्स द रिसर्चर डायरेक्ट एक्सेस टू द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल डेटा, वर्क्स ऑफ आर्ट में भी ये यूज़ होता है प्राइमरी सोर्स, ठीक है। और इंटरव्यू स्क्रिप्ट्स, ट्रांसक्रिप्ट, ये एक इंपॉर्टेंट, आप ऐसे समझो कि आपने सुना होगा जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना यूपीएससी के या जेकेएस के, उनको बोला जाता है आप राज्यसभा की डिबेट सुनो, है ना, वो लाइव टेलीकास्ट होती है चैनल पे, है ना, इंडियन गवर्नमेंट का ही चैनल है, वहाँ पे ये लाइव टेलीकास्ट होती है, तो उनको बोला जाता है कि आप राज्यसभा की डिबेट्स देखो, लोकसभा की डिबेट्स देखो। अब जो डिबेट हो रही है वहाँ पे, वो आपकी है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उससे जो आपके ये एस्पिरेंट्स नोट्स बनाएंगे, है ना, कि अच्छा ये इन्होंने ये, फॉर एग्जांपल वहाँ पे बात हो रही होती है ना,
लोकसभा की डिबेट्स में, राज्यसभा की डिबेट्स में जो कि टेलीकास्ट होती है इंडियन गवर्नमेंट चैनल्स के ऊपर, है ना। तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल बात हो रही है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि वो चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जिसको आप अमेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं अमेंड कर सकते? क्योंकि अगर वो चीज़ें अमेंड होगी या चेंज होगी तो आपकी जो स्ट्रक्चर है, यानी जो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कहीं ना कहीं मार खाएगी। तो कहने का मतलब है, हाँ, इसकी एग्जांपल मैं दे रहा था आपको कि तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। अब जो यूपीएससी के या केएस के एस्पिरेंट्स हैं ना, जेकेएस के, वो अब इन इंटरव्यू से नोट्स बनाएंगे, वो आ गए आपके सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, सेकेंडरी सोर्स। अब यहाँ पे ये वही हम बात करते हैं इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, ठीक है, ये आप समझ चुके हैं। इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स, वर्क्स ऑफ आर्ट, स्टैटिस्टिकल डेटा एटसेट्रा, ये सब प्राइमरी सोर्स में आ गए, ठीक है। अब सेकेंडरी सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, वो मैं समझा चुका हूँ आपको, एक कर्सरी रीडिंग देते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशंस और एजेंसीज दैट हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा थ्रू प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात करता, फिर मैं उसको बता रहा था आपको कि जो नोट्स बनाएंगे एस्पिरेंट्स, वो आपके सेकेंडरी सोर्स है। वही बोल रहा है, ये कलेक्शन है डेटा का फ्रॉम सम इंस्टीट्यूशंस यानी गवर्नमेंट यहाँ पे आ गई, ठीक है, और एजेंसीज दैट हैव ऑलरेडी कलेक्टेड द डेटा थ्रू, एजेंसीज आ गई, वो एजेंसी जो आपकी यूपीएससी प्रोवाइड करी है ना, यूपीएससी की कोचिंग, जैसे विजन आईएएस वगैरह, ठीक है। तो आप उन्हीं का डॉक्यूमेंट लेके, उन्होंने भी प्राइमरी जो सोर्स था वहाँ से कंसल्ट किया है ना, और वहाँ से अपने नोट्स बनाए, और आप उन्हीं के नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो आपने एक हिसाब से थर्ड आ गया आपका सोर्स। चलो, आप जो विजन आईएएस के नोट्स हैं उन्हीं की बात करते हैं, वो आ गए आपके सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऑलराइट, इट डज नॉट प्रोवाइड द रिसर्चर विद फर्स्ट हैंड डेटा मिल ही नहीं रहा आपको। फर्स्ट हैंड डेटा तो आपका उसमें है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में, है ना। क्वांटिटेटिव मतलब आपके जो काम की चीज़ें, अब आप सारा क्वांटिटेटिव नहीं ना लोगे, है ना। काफ़ी ऐसी भी मेजरमेंट्स होंगी जो आपके सिलेबस में कोइंसाइड नहीं करेंगी, वो तो आप छोड़ ही दोगे। और काफ़ी रॉ इन्फॉर्मेशन भी होगी जिसके बारे में आपको कोई लेना देना नहीं है रिलेटेड टू द स्टडी, तो आपको वो छोड़नी पड़ जाएगी, ठीक है। ये वही बोला, इट डज नॉट प्रोवाइड द रिसर्चर विद फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव एंड रॉ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टडी। Hence, the secondary source of data collection interprets, describes और synthesizes the primary sources, ठीक है। मतलब ये इंटरप्रेट करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, कि इस डेटा की, जो डेटा हमें मिला इसके अकॉर्डिंग ये डेरिवेशन है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए इंडिया में, है ना। ये चीज़ हमें करनी चाहिए ताकि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, ये चीज़ कम करनी चाहिए ताकि ये चीज़ बढ़ जाए। ऐसे ऐसे इंटरप्रिटेशंस हम निकाल सकते हैं इस डेटा से, ठीक है, और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या है सेकेंडरी सोर्सेज की? रिव्यूज़ हैं। कोई फॉर एग्जांपल आपका अखबार में एक कॉलम लिखा है किसी ने कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में ये आया, तो न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर, ठीक है। यहाँ पे किसी ने आपका ये कॉलम लिखा है किसी इंटेलेक्चुअल ने कि जिस हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है उस हिसाब से हमें क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए, ये हमें क्या बोल रहा है, वगैरह वगैरह ना। रिव्यूज़ आ गई, गवर्नमेंट वेबसाइट्स आ गई इन्हीं सर्विस के ऊपर, ठीक है। डेटा, एकेडमिक बुक्स आ गई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी काफ़ी एनसीईआरटी जैसे अपडेट होंगी, वैसे जब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2027 आएगा उसमें फिर ये भी इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। एकेडमिक बुक्स आ गई, पब्लिश जर्नल्स, आर्टिकल्स एटसेट्रा, ठीक है, जो अखबारों में आपको देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, अब ये पढ़ लेते हैं जो काम की बात है। इवन दो प्राइमरी सोर्सेज प्रोवाइड more credibility to the collected data because of the presence of evidence, but good researchers will require both primary and secondary sources of data। इनका कहने का मतलब है आपको अगर अच्छी रिसर्च करनी है तब आपको दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, छोटे में ही ये बात है, ठीक है। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स, इन दोनों को आपको साथ साथ लेके चलना है, तभी आप एक अच्छी रिसर्च किसी फील्ड में कर सकते हैं। ओके, अब ये था प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। अब जो प्राइमरी सोर्स से आपको मिलेगा उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स से आपको जो मिलेगा उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी भी हम कर्सरी रीडिंग दे देते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसको, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जो हमें प्राइमरी सोर्स से मिलेगा वो प्राइमरी डेटा है, जो सेकेंडरी सोर्स से मिलेगा वो सेकेंडरी डेटा है, ठीक है।
प्राइमरी डेटा के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम स्क्रैच इज नोन एज प्राइमरी डेटा, यही बताया आपको मैंने आपको। दिस डेटा इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन, वो भी बता चुका हूँ मैं। गवर्नमेंट आप मैन फोर्स आपकी प्रोड्यूस करती है यानी एम्प्लॉय करती है, और वो जाके अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग मार्केट्स के अलग अलग सेक्टर्स में जाते हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं रॉ फॉर्म में, है ना, टेबल्स वगैरह बनाते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन भी होती है, फैक्ट्स भी होते हैं। इट इज़ रियल टाइम डेटा, क्योंकि उसी वक्त डेटा प्रोड्यूस हो रहा होता है और उसी वक्त वो आपका नोट डाउन भी किया जा रहा होता है, ठीक है, कलेक्ट किया जा रहा होता है। एंड इज़ ऑलवेज स्पेसिफिक टू द रिसर्च नीड। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट बनाना है ना, तो आपको उसी के रिलेटेड, इंडस्ट्रीज़ के रिलेटेड, यानी जो 3 सेक्टर्स हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आपका एग्रीकल्चर आ गया, सेकेंडरी सेक्टर आपका इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ गया, टर्शरी सेक्टर आपका सर्विसेज आ गया। जो आपका टर्शरी सेक्टर है यही सब पे भारी है, सबसे ज़्यादा जीडीपी यहीं पे प्रोड्यूस की जाती है, मतलब उसका कंपोनेंट यहीं से मिलता है आपको टर्शरी सेक्टर से, ठीक है। अच्छा, द प्राइमरी डेटा इज़ अवेलेबल इन रॉ फॉर्म, ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम पीरियड इन द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड हैंस इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप वो सोचो, जो सेंसस ऑफ इंडिया जब हो रहा, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गवर्नमेंट टीचर्स बेचारे घर घर जा रहे हैं, एक एक से इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो इसमें उनको पैसे भी मिलते हैं ना, ऐसा थोड़ी मुफ्त में कर रहे हैं। इस चीज़ के उनको पैसे मिलते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है, एफर्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं, ठीक है ना। However, the accuracy and reliability of primary data are more than the secondary data. Obviously है ना, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है, वो तो गवर्नमेंट का डेटा है ना, गवर्नमेंट अपने डेटा में कोताही नहीं बरतती है ना, वो दे मेक श्योर दे आर कलेक्टिंग द एक्यूरेट डेटा। अब कोई और फॉर्म जो है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से कोई नोट्स बनाने लग जाए, तो हो सकता है उसमें कुछ टाइपिंग के एरर आ जाए, या फिर इंटरप्रिटेशन में कुछ एरर आ जाए, तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा इतना वो नहीं होता, सेकेंडरी डेटा इतना रिलायबल नहीं होता है ना। अच्छा, सम एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेज फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा आर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स, पर्सनल इंटरव्यूज, क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज पे आपका एक पूरा चैप्टर है आगे, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है क्वेश्चनरीज में, आपका फॉर एग्जांपल आप कहीं रेस्टोरेंट पे गए, आपको एक फॉर्म मिलता है कि आपको हमारा खाना कैसा लगा, ये 5 स्टार रेटिंग कर दो, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, इनमें से कितना अच्छा लगा, शेफ़ ने अच्छा बनाया नहीं बनाया, तो वो आपको एक फॉर्म जैसा फिल करना होता है, कोई सजेशन होते हैं, वही होता है क्वेश्चनेयर वगैरह में। हम आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, किसकी, प्राइमरी डेटा की, क्या, ऑब्जर्वेशन वही जो आपकी जो मैन फोर्स जा रही थी, अलग अलग मार्केट्स के अलग अलग सेक्टर्स में जा रही थी, वहाँ पे ऑब्जर्व कर रही थी ट्रेंड क्या है, महंगाई का, इन्फ्लेशन का क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या ट्रेंड है, पॉवर्टी का क्या ट्रेंड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सर्वे कर रही थी, लोगों से पूछ रही थी कि आप कितना कमाते हो, पर मंथ कितना कमाते हो, आपके घर में गरीबी कितनी है, कितने मेंबर्स हैं, जो सेंसस में भी आपका डेटा यूज़ हो सके, बर्थ रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, कितने लोग मर गए वगैरह वगैरह, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं ना, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, क्वेश्चनरीज एटसेट्रा। ऑलराइट, अब आते हैं आगे सेकेंडरी डेटा पे। सेकेंडरी डेटा पे आते हैं आपके, द डेटा ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस विच हैज़ बीन प्रीवियसली कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर अदर पर्पसेस इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, डेटा कलेक्ट करती है, बल्कि डॉक्यूमेंट बनाती है अपना, यानी 600-700 पेजेस का वो होता है, ठीक है। तो ये यहीं से आपका ये प्राइमरी डेटा था, अब यहाँ से ये इसी के बेसिस पे सेकेंडरी डेटा बनेगा, ठीक है। द डेटा ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, इकोनॉमिक सर्विस इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है, जो कि किसी और ने कलेक्ट किया होता है, गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है फॉर अदर पर्पज़, यही है कि इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा और बेहतर बना सकें, गरीबी दूर कर सकें, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकें, है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, ठीक है। जो इससे जब हम अब डिराइव चीज़ें करेंगे वो होता है सेकेंडरी डेटा। इट डज नॉट इंक्लूड एनी रियल टाइम डेटा एज द रिसर्च हैज़ ऑलरेडी बीन डन ऑन द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, उसमें पहले ही कर दिया है, ESI में, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहले रिसर्च हो चुकी है, अब कोई
रियल टाइम डेटा और कलेक्ट नहीं होगा सेकेंडरी डेटा में, इसी के ऊपर के हिसाब से डेरिवेशंस होंगे, नोट्स बनेंगे आपके एटसेट्रा, ठीक है। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा इज लेस। तो जब नोट्स ही बनाने हैं, इसको इसकी समरी बनानी है, तो क्या डेटा लगेगा इसमें ना, क्या कॉस्ट लगेगी। उधर कॉस्ट लग रही थी, वहाँ पे उनको मशीनरी जनरेट करनी पड़ रही थी, काफ़ी टाइम भी लग रहा था, एफर्ट्स भी लग रहे थे, अलग से पैसे देने खर्च करने पड़ रहे थे उनको, है ना। इट कैन बी फाउंड इन रिफाइंड फॉर्म, ठीक है। रिफाइंड फॉर्म का मतलब होता है एक चीज़ को पकड़ के, फॉर एग्जांपल एक सेक्टर की बात हो, फॉर एग्जांपल हमें पॉवर्टी पे एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, यहीं से पॉवर्टी के रिलेटेड डेटा उठाओ ना, उसमें उसमें किस किस चीज़ की बात नहीं होगी, इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं होगी, उसमें आपका अलग अलग सेक्टर्स जो हैं उसके बारे में बात नहीं होगी, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात नहीं होगी, मतलब काफ़ी चीज़ों की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड होगा किस पे, पॉवर्टी पे, ठीक है। वही चीज़ें इससे उठाई जाएंगी, ठीक है। द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा आर रिलेटिवली लेस देन द प्राइमरी डेटा। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि हो सकता है कोई टाइपिंग एरर आ जाए, हो सकता है इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत आ गई है ना, वो सर्वे कुछ और कह रहा है और आप कुछ और समझ बैठे हो, ठीक है। The chances of finding the exact information or data specific to the research needs are less. Specific to the research. For example, अब मैंने उठा लिए जी विजन आईएएस के नोट्स, ठीक है, लेकिन मेरा यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, मैं कहीं रिसर्च कर रहा हूँ, एकेडमिक रिसर्च, फॉर एग्जांपल मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। अब मैं वो चीज़ ढूंढ रहा हूँ जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में मुझे मिलनी चाहिए थी, फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर्स को लेके कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, या फिर आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्यों ख़राब हालत में है इतनी, जबकि अच्छा होना चाहिए था। मेक इन इंडिया में क्या दिक्कत आ गई, वो चीज़ें चाहिए, वो उसमें लिखी नहीं हुई हैं, डिटेल उस हिसाब से नहीं लिखी हुई जिस हिसाब से मुझे चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, विजन आईएएस के नोट्स उधर ही फेंकूँगा, मैं उठाऊँगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का पीडीएफ, और उसमें अपने हिसाब से रिसर्च जो मुझे चाहिए तो वो चीज़ें मैं मिलूँगा। वही लिखा है, द चांसेस ऑफ फाइंडिंग द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और डेटा स्पेसिफिक टू द रिसर्च नीड्स आर लेस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, हाउ एवर द टाइम रिक्वायर्ड टू कलेक्ट सेकेंडरी डेटा इज शॉर्ट obviously and hence is a quick and easy process. Some examples of sources for the collection of secondary data are books, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की समरी बुक विजन आईएएस प्रोड्यूस करता है, जर्नल्स जो आपकी मैगजीन्स वगैरह छपती हैं उसमें भी सेंसस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कुछ कुछ एक पोर्शन उठाया गया है, ठीक है। इंटरनल रिकॉर्ड्स का आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल आप कहीं गांव में रहते हो, ठीक है, एक पंचायत के अंडर आते हो, जो उस सरपंच होगा उसका, वो क्या करेगा, वो एक डेटा कलेक्ट करवाएगा अपने ऑफिशियल्स के थ्रू के इस घर में कितने इस मेरी पंचायत के अंदर जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंडर कितने हाउस होल्ड्स हैं, वहाँ पे कितनों के घर बाथरूम बने हुए हैं, नहीं बने हुए, वो एक डेटा रखा है, और जिनके घर पे नहीं है वहाँ पे वो थ्रू वेरियस स्कीम्स बाथरूम्स वगैरह वॉशरूम्स वगैरह पहुँचाए वहाँ पे। तो ये आगे इंटरनली वो छापता नहीं है, ये चीज़ें अखबार में थोड़ी आएगी, वो अपने पास रख रहा है ताकि कल को गवर्नमेंट को दिखा सके कि मैंने इतने इतने बाथरूम बनाए पहले से इतने बने हुए थे, ठीक है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं काफ़ी आपके, फॉर एग्जांपल बिजली का डेटा है आपके गवर्नमेंट दफ्तरों में होता है, ठीक है। आर्टिकल्स छपते हैं अखबारों में, वेबसाइट्स हैं आपकी, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, एट्सेट्रा। तो ये था आपका, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा लर्नर्स, अभी तक हमने पढ़ा डेटा क्या होता है, सोर्स क्या है इस डेटा का, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, फिर हमने प्राइमरी डेटा क्या पढ़ा, सेकेंडरी डेटा क्या पढ़ा, जो उन सोर्सेज से हम प्राइमरी सोर्स से मिलता है आपको प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी सोर्स से मिलता है सेकेंडरी डेटा। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब हमें पढ़ना है डिफरेंस इसके बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में, है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, हम हेडिंग पे फोकस करेंगे, ठीक है ना, और अपना लॉजिक यूज़ करेंगे, जो जो हमें दिमाग में आएगा वो पहले डिस्कस करेंगे, फिर बात करेंगे कि फिर कर्सरी रीडिंग देंगे कि कौन से पॉइंट हमें मिस हो गए, ठीक है। अब जो है आपका डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या, फॉर एग्जांपल जब आपका सेंसस का डेटा कलेक्ट हो रहा था इंडिया का, है ना, फॉर एग्जांपल 2027 में रिलीज़ होगा, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का, ऑब्जेक्टिव ये है गवर्नमेंट का कि हमें देखने की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट कितनी है, फर्टिलिटी रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है ना,
आपका सेक्स रेशियो क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ताकि बेहतर स्कीम्स बनाई जाए और इकनॉमी को उसी डायरेक्शन में प्रोग्रेस करने को हम थोड़ा मोड़ सकें कि जो ये बढ़ती हुई चीज़ें हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ा हम काउंटर कर पाएँ और एक बैलेंस बना रहे, देश चलता रहे, है ना, अच्छे से चलते रहे, कंट्री का अच्छे से प्रोग्रेस होती रहे डे बाय डे, ठीक है। अब दूसरी हेडिंग है आपकी डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। वो मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉय करेगी मैन फोर्स, तो वो रियल टाइम में डेटा प्रोड्यूस भी हो रहा है और कलेक्ट भी हो रहा है ना, तो उसमें और जो सेकेंडरी डेटा है आपका, उसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा ना, क्योंकि आप उसके उसी की बेसिस पे आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, अपना एक फोकस्ड एरिया रख रहे हो, तो ओरिजिनलिटी में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। इंटरप्रेट करने के इश्यूज हो सकते हैं, टाइपिंग एरर्स आ सकते हैं जब आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसके रिलेटेड, ठीक है। तीसरी हेडिंग क्या पढ़नी है हमें, डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें वही हो सकता है कि जब आप ओरिजिनल कोई फॉर एग्जांपल सेंसस का डेटा कलेक्ट कर रहे हो अपना, है ना, सेंसस का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, या फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, या फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कोई रिपोर्ट आती है, तो उसमें ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं ना आपके, फिर इन्हीं के बेसिस पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते हैं, या फिर रिसर्च होती है, या फिर जर्नल्स में लिखा जाता है इनके बारे में, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं इनके बारे में, तो वो क्या है, वो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को खोल के नेसेसरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और अपना एक आर्टिकल बना लेते हैं, तो उसमें कौन से पैसे लगेंगे आपके, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। अब एक बार कर्सरी रीडिंग दे देते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव आइडिया दे चुका हूँ मैं, क्या है, द प्राइमरी डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर इज ऑलवेज फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, देयरफॉर देयर इज नो नीड टू मेक एनी एडजस्टमेंट फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी। ये कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं जब प्राइमरी डेटा होता है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि इंडियन इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए, प्रोग्रेस करती रहनी चाहिए डे बाई डे, इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट किया जाता है। हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़े, किसी एक चीज़ पे फोकस ज़्यादा कर लो, कोई और चीज़ को कम डिस्कस करो, सब चीज़ों के बारे में बराबर बात होती है, ठीक है। लेकिन जो हाउएवर द सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर सम पर्पस, किसी और कोई और, जैसे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की मैं बात कर रहा था, या जेकेएस के एस्पिरेंट्स के बारे में बात कर रहा था, जब वो उसमें से डेटा डिराइव करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो वो एक सिलेबस के हिसाब से बनाएंगे अपनी, जो उनको जनरल स्टडीज़ का सिलेबस बनाना है, ठीक है, some other purpose, ठीक है। Therefore the investigator has to make necessary adjustment to the data to suit the main objective of the present study। for example जो investigator है, for example investigator कौन है यहाँ पे, एस्पिरेंट है यहाँ पे, है ना, या फिर कोई आर्टिकल जो लिख रहा है न्यूज़पेपर में, उसको मान लो आप एस्पिरेंट है, वो जो आर्टिकल लिखेगा, इंटेलेक्चुअल है कोई, वो आर्टिकल लिखेगा किसी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की किसी एक चीज़ के बारे में, ठीक है ना, पॉवर्टी के रिलेटेड, तो वो एडजस्टमेंट करेगा, 600 के 600 पेज वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है, वो वही 30 या 40 पेजेस पढ़ेगा जिसमें आपकी पॉवर्टी डिटेल में डिस्कस हो रही है, और वहीं से एक अपना नया आर्टिकल बनाएगा और लिखेगा अपने वर्ड्स में, ठीक है। ऑलराइट, इतना क्लियर है। आगे है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, ठीक है। एज द प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, द डेटा इज ओरिजिनल, हाउएवर द सेकेंडरी डेटा इज ऑलरेडी प्रेजेंट समवेयर एंड हेंस इज नॉट ओरिजिनल, ठीक है। ये वही बोल रहा है कि रियल टाइम में डेटा प्रोड्यूस हो रहा होता है, फिर सोर्स ऑफ ओरिजिन से हम कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब हम फिर नोट्स वगैरह बनाते हैं या आर्टिकल्स लिखते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल या जर्नल्स में छपता है, तो वो उसी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन लिखते हैं और सेकेंडरी सोर्स बन जाता है वो, ठीक है। ऑलराइट, और ये ओरिजिनल नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब पढ़ लेते हैं क्या बोल रही है। द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा इन टर्म्स ऑफ टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, ओके। इट इज़ बिकॉज द डेटा इज बीइंग कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑरिजिन, हाउएवर द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा इज लेस एज द डेटा इज गैदर्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। पब्लिश सोर्सेज क्या हुए, अनपब्लिश सोर्सेज क्या हुए, इनके बारे में हमें आगे पढ़ना है। अब बात आ रही है कि ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो कॉस्ट है कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज़ हायर, ये ऑब्वियसली ज़्यादा है ना, मशीनरी लग रही है, टाइम लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, मनी लग रही है,
और ये सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट हो रहा है, रियल टाइम में कलेक्ट हो रहा है ना। लेकिन जो कॉस्ट है कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा ये कम है, नोट्स बन रहे हैं, आर्टिकल्स बन रहे हैं उस पर, तो उस पर क्या खर्च होगा, है ना, एज द डेटा इज गेटेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। ऑलराइट, अब इसके हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ऑलराइट लर्नर्स, अब हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ठीक है, मेथड जो है जिनसे हम कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा। अब इसमें क्या आता है, दो तीन हेडिंग्स पढ़नी है हमें। एक आता है आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डी है डीपीआई आ गया आपका, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, दूसरा है आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, आईओआई। ठीक है, डीपीआई आईओआई। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या कॉरस्पॉन्डेंस, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। ठीक है, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। अब डीपीआई है आपका, वो आप ऐसे समझो कि वही आपका सेंसस का सर्वे हो रहा है, तो आपके घर पे गवर्नमेंट टीचर आता है कोई, या कोई और एम्प्लॉय आता है गवर्नमेंट का, तो आपसे वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं ना। तो उसमें क्या क्या होगा, अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट इज द मेथड ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डायरेक्ट बात करना, पर्सनली और इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, डायरेक्ट पर्सनली बात करना और इन्वेस्टिगेट करना। इन सिंपल वर्ड्स, द इन्वेस्टिगेटर मेक्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन फ्रॉम होम ही और शी वांट्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, जैसे वो आपका आया गवर्नमेंट टीचर, वो अब फॉर एग्जांपल आपके घर में मदर आपकी बाहर निकलती है, वो हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, शी अर्न्स और उन्हीं की चलती है घर में, चाहे वो अर्न करे ना करे, ज़्यादातर लेडीज़ की ही चलती है घर में। ठीक है, तो वो बाहर निकले, अब क्या होता है, वो गवर्नमेंट टीचर डायरेक्टली उससे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा उसको, मतलब सामने सामने बात करेगा। ठीक है, दिस मेथड कैन अटेन सक्सेस ओनली व्हेन द इन्वेस्टिगेटर कलेक्टिंग डेटा इज एफिशिएंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो मेथड है डीपीआई, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये तभी इसमें सक्सेस रेट हाई होती है या ज़्यादा होती है जब का जो आपका इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर मतलब कौन, वही जो गवर्नमेंट टीचर आपके घर पे आया है, ये एफिशिएंट है, डिलीजेंट है, टॉलरेंट है और इम्पार्शल है। ठीक है, मतलब जैसा उसको बताया जा रहा है वो वैसा ही लिखे जा रहा है, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा है उसमें, डेडिकेटेड है कि ये नहीं कि चार बातें वो खुद भी लिख देगा, अब इतना कौन पूछेगा, ये अजीब अजीब मुंह बना रही हैं जब आंसर दे रही हैं मेरे सवालों का, तो मैं बाद में खुद ही भर लूँगा, वो नहीं होता है। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। एफिशिएंट, ठीक है, डिलीजेंट, टॉलरेट एंड इम्पार्शियल। फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हाउस होल्ड वुमेन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर डेली रूटीन एंड शेड्यूल। ठीक है, कि वो उनके बारे में पूछ रहा है कि आपके कितने बच्चे हैं वगैरह, दिन भर क्या काम करते हो वगैरह वगैरह। ठीक है, या क्या डीपीआई है आपका। अब है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या, आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट टीचर है, अब किसी के घर जाना नहीं चाहता, वो पास में जो ऑलरेडी सर्वे एक से कंडक्ट कर चुका है, उसी को पता था कि ये पड़ोस के बारे में भी बता दो यार, इनके कितने बच्चे हैं, किनकी शादी हुई है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डायरेक्टली वो बात नहीं करता है उससे डायरेक्टली। ठीक है, आईओआई। ठीक है, indirect oral investigation. In this method of collecting primary data, the investigator does not make direct contact with the person from whom he or she needs information. Instead they collect the data orally from some other person. ठीक है ना, किसी और पर्सन से, who has the necessary required information, पड़ोसी था उनका। अब यही ट्रेंड आपका उधर भी रिपीट किया, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में चले गए, एमएनसी में चले गए। ठीक है, अब आपको किसी मैनेजर के बारे में बात करनी है, पता करना है, तो आप उसके एम्प्लॉय से बात कर सकते हो, है ना, या एम्प्लॉयज़ के बारे में बात करनी, तो आप मैनेजर को पूछ सकते हो आपके सबसे फेवरेट एम्प्लॉय कौन से, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे चलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कलेक्टिंग डेटा ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम देयर सुपीरियर्स और मैनेजर्स। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस। अब वही होता है, आपने वो देखे होंगे सीआईडी वगैरह, है ना, सीआईडी वगैरह, क्राइम पेट्रोल, उसमें क्या होता है, पुलिस के खबरी होते हैं हर मोहल्ले में, उनके जाके पूछते हैं ये कहाँ रहता है, इसके शाम तक मुझे इसका सारा कच्चा चिट्ठा चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे कुछ बोलते रहते हैं। ठीक है, तो खबरी होते हैं उनके। ठीक है,
ये वही है। इन दिस मेथड फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स करस्पॉन्डेंट्स और लोकल पर्सन्स एट वेरियस प्लेसेस विच आर देन फर्निश्ड बाय देम टू द इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड लोकल पर्सन द इन्वेस्टिगेटर्स कैन कवर वाइडर एरिया। फॉर एग्जाम्पल ये एक गाँव है, ठीक है। अब कोई इन्वेस्टिगेटर है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, अभी क्या करेगा, खुद तो एक गांव आपका ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये, चौथा ये आ गया, ठीक है। अभी 4 खबरी अपने खड़े कर देगा, 1 2 3 और 4, है ना। 4 डैश 3 डैश 2 डैश 1 डैश। 1 डैश को बोलेगा तो 1 में जा, 2 डैश को बोलेगा तो 2 में जा, 3 डैश को बोलेगा तो 3 में जा, 4 डैश को बोलेगा तो फोर्थ वाले गांव में जा, ठीक है। बाकी मैं तुझसे सारी खबरें ला के दे मुझे और मैं एक रिपोर्ट बना लेता हूँ अपनी, ठीक है। उनको एक पैटर्न बता के रखेगा क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है, ठीक है। ये आ गया आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट्स, ठीक है। अब है आपका ये, मैं क्वेश्चनरीज के बारे में बता चुका हूँ आपको, हमें अलग से चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 2 रहने वाला है हमारा क्वेश्चनरीज के बारे में, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज जब एक बार ये पढ़ लेंगे तो या पैराग्राफ आपको ज़्यादा समझ आने लगेगा। एंड शेड्यूल्स, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड schedules. In this method of collecting primary data, the investigator, while keeping in mind the motive of the study, prepares a questionnaire. मतलब investigator क्या करता है इसमें, ये क्वेश्चनरी बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फॉर्म जैसा बनाता है जिसमें फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चंस है ना, 30 क्वेश्चंस है और उनके आंसर्स दिए हुए हैं। ए ठीक है, मतलब 2 ऑप्शंस दिए, हर क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है, ए और बी, इनमें से एक सही होगा और एक गलत होगा, ठीक है। उस हिसाब से क्वेश्चनरी बनाता है, फॉर्म बनाता है, ठीक है। इन दिस मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी डेटा, ठीक है ना, प्राइमरी डेटा के ही मेथड्स पढ़ रहे हैं हम कलेक्ट करने के, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर वाइल कीपिंग इन मोटिव ऑफ द स्टडी, स्टडी क्या है, स्टडी का नाम लिख देगा, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी, है ना, या फिर लिख सकता है आपका ABL कितने हैं और उनकी कंडीशंस क्या है, या फिर BPL के बारे में लिख देगा, ठीक है। ऐसे लिख देगा, कोई भी हेडिंग डाल देगा, ओवरऑल पॉवर्टी में आ जाएगा ये सब कुछ, ठीक है। उसी के रिलेटेड 30 क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चनरी बना देगा। द इन्वेस्टिगेटर कैन कलेक्ट डेटा थ्रू द क्वेश्चनरीज इन 2 वेज, ठीक है। एक तो मेलिंग मेथड, फॉर एग्जांपल मेल भेज दे, जितने भी घर हैं वहाँ पे गांव में, किसी गांव में या किसी शहर में, फॉर एग्जांपल 100 हाउस होल्ड्स हैं, उन सबको बोले कि आप उनको मेल कर दे, ठीक है। देखते हैं वही बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। द इन्वेस्टिगेटर कैन कलेक्टेड data through the questionnaire in 2 ways, mailing method, ठीक है। the method involves mailing the questionnaire to the information for the collection of data, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेल वो वाला मेल भी हो सकता है जो पहले पोस्ट करते थे ना, है ना, पोस्ट करते थे, ठीक है, वो वाला जो साइकिल पे एक वो आता था ब्राउन कलर की, वो सफारी सूट जैसा लगा के, पोस्ट मास्टर बोलते थे शायद उसको, उसके हाथ में एक मेल दे दे, 100 कॉपीज दे दे कि हर घर पे आपको छोड़नी है ना। और फिर क्या करता है, अटैच करता है एक लेटर विद द क्वेश्चनरी इन द मेल टू डिफाइन द पर्पज ऑफ द स्टडी। अब अगर शहर में उसको भेजने होंगे, शहर में भेजेगा तो क्या करेगा, वहाँ पे एक लेटर अटैच कर लेगा उस ईमेल में, है ना। गांव में आ गया, पोस्ट मास्टर आपका हर 100 घर में ये दे देगा, ठीक है, क्वेश्चनरी, शहर में ईमेल के थ्रू भेजेगा, ठीक है। द इन्वेस्टिगेटर ऑल्सो एश्योर्स इंफॉर्मेशन दैट देयर इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट, और उनको बोल के रखेगा इन्वेस्टिगेटर, वहाँ पे जो अटैच करेगा लेटर उसमें, या मतलब फॉर्म के साथ एक और लेटर होगा जब फिजिकली दे रहा होगा ना वो पोस्ट मास्टर गाँव में, तो वहाँ पे लिखा होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी, इसलिए आप खुल के अपना ओपिनियन रख सकते हैं, ठीक है, अपना सजेशन दे सकते हैं। एंड देन द इंफॉर्मेशन नोट द आंसर्स टू द क्वेश्चनरी एंड रिटर्न द कंप्लीटेड फाइल। और फिर वो पोस्ट मास्टर उनको बोलेगा कि आप एक बार अपना ओपिनियन लिख दो, अच्छे से लिख दो, फिर मुझे यहीं पे आप दे देना, एक दिन बाद में फिर आऊँगा, आप मुझे ही दे देना, मैं वापस उनको मेल कर दूंगा या वापस उनको रिप्लाई कर दूंगा क्या लिखा है इन्होंने। और अगर मेल में उन्होंने कुछ लिखा होगा तो उनको भी ऑप्शन आएगा कि आप हमें वापस इस मेल पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, ये वही लिख रहा है कि एंड देन द इन्फॉर्मेंट्स आगे जिनको इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है ना, नोट द आंसर्स टू द क्वेश्चन नेयर्स एंड रिटर्न द कंप्लीटेड फाइल, ओके। अब है एन्यूमेटर्स मेथड, इसमें क्या होता है, दिस मेथड्स involves the preparation of questionnaire according to the purpose of the research. However, in this case, the enumerator reaches to the
informs himself with the prepared questionnaire. Enumerators are not investigators themselves, they are the people to help the investigate. वही मैं जो आपके गांव के एग्जांपल दे चुका था, है ना, गांव के एग्जांपल दे चुका हूँ आपको कि 4 गांव हैं, 1 2 3 4, फिर जो इन्वेस्टिगेटर है अपॉइंट करता है 4 उनको, है ना। अब जिनको अपॉइंट करेगा ना, इस एन्यूमेटर मेथड्स में उनको एन्यूमेटर कहा जाएगा, फर्स्ट एन्यूमेटर, सेकंड एन्यूमेटर, थर्ड एन्यूमेटर, फोर्थ एन्यूमेटर, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर्स इन्हीं को फर्स्ट को बोलेगा फर्स्ट डैश को तो फर्स्ट गांव में जा, सेकंड डैश को बोलेगा तो सेकंड गांव में जा, थर्ड डैश को बोलेगा तो थर्ड में जा, फोर्थ डैश को बोलेगा फोर्थ गांव में जा, ठीक है। और वहाँ पे क्वेश्चनरी जो मैंने बनाया यानी क्वेश्चन फॉर्म बनाया है उसके साथ लेटर भी अटैच्ड है मेरा, कि उसमें इंफॉर्मेशन आपको जो एक्स्ट्रा लिखनी है कि क्या क्या सजेशंस हैं आपके, और उसमें एक नोट लिखा होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखी जाएगी, वो उन तक पहुंचा दे, ठीक है। यही चीज़ लिखी हुई है एनिमेटर्स मेथड में, ठीक है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरी अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द स्टडी और रिसर्च। हाउएवर इन दिस केस द एनुमरेटर रीच आउट्स टू द इन्फॉर्मेंट्स हिमसेल्फ with the prepared questionnaires. Enumerators are not investigators themselves, they are the people who help the investigation and collection of data, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, वो आता है आपका कौन सा, वो आता है आपका सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। अब आपको मैं यहीं पे ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है ना। एक रख लो आप पब्लिश सोर्सेज के बारे में, एक मिनट। पब्लिश सोर्सेज, ये उन सोर्सेज की बात हो रही है जिससे हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं। पब्लिश सोर्सेज है ना, पब्लिश सोर्सेज। एक आगे आपके अनपब्लिश सोर्सेज है ना, अनपब्लिश सोर्सेज। एक बार देख लेते हैं ऊपर क्या है। एक पब्लिश सोर्सेज हैं आपके और दूसरे आगे अनपब्लिश सोर्सेज, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है, एक आगे पब्लिश सोर्सेज, एक आगे अनपब्लिश सोर्सेज, ठीक है। और इससे हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंस हम पहले पब्लिश सोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर अनपब्लिश सोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आपको जो डिफरेंस है इनका साइड बाय साइड वो भी क्लियर होता जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो पब्लिश सोर्सेज ये होती हैं कि जो आपकी गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस होती हैं। जैसे आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये आपकी आ गई। जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इंडिया आ गया आपका, ठीक है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज आ गई, ये आपकी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस आ गई, ठीक है। या फिर आपकी सेमी गवर्नमेंट, एक मिनट, ऐसे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। पब्लिश सोर्सेज, अनपब्लिश सोर्सेज, या फिर आपकी सेमी गवर्नमेंटल पब्लिकेशंस हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। जैसे अलग अलग किस्म की सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ होती हैं, वो भी पब्लिश करती हैं डेटा रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, डेथ एंड बर्थ के बारे में, ठीक है, बर्थ के बारे में, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स क्या हैं सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ की, इनकी एग्जांपल है आपकी पब्लिश सोर्स, अनपब्लिश सोर्स, है ना, पब्लिश सोर्स। इनकी एग्जांपल्स हैं आपकी, आ गई सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ की बात करो, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ की, इनकी एग्जांपल आपकी आ गई म्यूनिसिपैलिटीज़, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स आ गई, ठीक है। फिर अगला आता है आपका पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ये भी आपकी पब्लिश सोर्सेज आ गई, ठीक है। काफ़ी जो बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डेटा पब्लिश्ड बाय शुगर मिल्स एसोसिएशन, ठीक है, रिगार्डिंग शुगर मिल्स इन इंडिया, ठीक है। अब आप रख लो इसमें कौन कौन सा आता है। पब्लिश्ड से क्या समझ आता है आपको, पब्लिश्ड सोर्सेज से क्या समझ आता है, और अनपब्लिश्ड सोर्सेज से, है ना। पब्लिश सोर्स वो आ गए जो आपने फॉर एग्जांपल कोई बुक लिखी, आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी की, उतनी रिक्वायरमेंट्स पूरी की, वो अच्छे से छप जाए और क्रेडिबिलिटी हो उसमें, कि कोई बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करे कि हाँ ये छपने के लायक है और हम इजाज़त देते हैं कि ये मार्केट में मिले आपको, ठीक है। गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। अनपब्लिश्ड आ गया, आपने एक बुक लिखी लेकिन आपने अपनी मर्जी से वो पब्लिश नहीं होने दी, या उसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल मटेरियल था, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अगर हम ये पब्लिश करेंगे तो दंगे फसाद हो जाएंगे, तो हम इसको पब्लिश नहीं होने देंगे, तो आपकी वो अनपब्लिश सोर्सेज में आ गई, ठीक है। अब पब्लिश सोर्सेज की आपकी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे जर्नल्स हैं आपके, जर्नल्स, ठीक है, एंड पेपर्स हैं आपके,
इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं आपके, जैसे आपकी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में क्या, यूएन की रिपोर्ट आ गई, ठीक है, आईएमएफ की रिपोर्ट आ गई, ठीक है। आईएमएफ ने क्या किया रिसेंटली, जो जैसा कि हर साल करती है कि जीडीपी मेजर की ओवरऑल सभी कंट्रीज़ की, और ये इंफॉर्मेशन किस रिपोर्ट में देती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, पब्लिकेशन ऑफ आईएमएफ, जिसमें आईएमएफ क्या करती है, अलग अलग कंट्रीज़ की सबकी जीडीपी मेजर करती है और फिर एक रिपोर्ट बनाती है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारी इंडिया है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है जी, ठीक है। ये था आपका पब्लिश सोर्सेज। अब नॉन पब्लिश अनपब्लिश सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये भी दूसरा सोर्स होता है, इट इज़ एन अनदर सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा, ठीक है। सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए काम आता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब ये जो है ये कलेक्ट किया जाता है अलग अलग गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है एक्स वाई जेड, है ना, तो इनके थ्रू ये कलेक्ट किया जाता है और इनको पब्लिश नहीं किया जाता है। जैसे अब इसकी एग्जांपल्स हम आपको देते हैं अनपब्लिश सोर्सेज की। वो एग्जांपल्स हैं आपकी वर्क डन बाय प्रोफेसर्स, जब प्रोफेसर्स अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं या टीचर्स अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, जो रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं कौन, बिजनेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस आपके दोनों, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं इसको डिटेल में। अब चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं एक कर्सरी रीडिंग आपको दे देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे। तो आपका टॉपिक है सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। इसमें आपका पहले जो आपको पढ़नी है वो है पब्लिश सोर्सेज, दूसरा और अनपब्लिश्ड सोर्सेज, ठीक है। अब इसमें पहले आता है आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। गवर्नमेंट पब्लिशेस डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्रीज, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया as their routine activity. As the government publishes these statistics, they are fairly reliable to the investigator. Example of government publications include statistics publications on examples of government publications on statistics are the annual survey of industries, statistical abstract of India, ठीक है। दूसरा आपको सेमी गवर्नमेंट publications. Different semi-government bodies also publish data related to health, education, death and birth. ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ऊपर वाला पॉइंट भी पढ़ा चुका हूँ, तो आपको तभी मैंने सीधा रीड कर दिया, ठीक है। These फिर से पढ़ लेते हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। डिफरेंट सेमी गवर्नमेंट बॉडीज ऑल्सो पब्लिश डेटा रिलेटेड टू हेल्थ, education, data, death and birth. These kind of data are also reliable and used by different informants. Some examples of semi-government bodies are Metropolitan Council, municipalities, ठीक है। Publication of trade associations. Various big trade associations collect and publish information from their research and statistical divisions of different trading activities like and their aspects. For example, data published by Sugar Mills Association regarding different sugar mills in India, ठीक है। Journals and papers. Different newspapers and magazines provide a variety of statistical data in their writings which are used by different investigators for their studies. इसमें आपकी जर्नल्स और पेपर्स भी आते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जैसे आपका आईएमएफ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, एटसेट्रा, ये पब्लिश करते हैं वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन विच आर यूज्ड एज सेकेंडरी डेटा, ठीक है। ये बस आप जो मीनिंग है कंसेप्ट से आप उस पर ध्यान दो। लिखने को तो हज़ारों किताबें पढ़ी हैं मार्केट में, लेकिन वो बस आपको कंसेप्ट समझने हैं और सीधी भाषा में, सादी भाषा में आपको वो आनी चाहिए, ठीक है। Publication of research institutions. Research institutions and universities also publish their research activities and their findings which are used by different investigators and secondary data. For example, National Council of Applied Economics, the Indian Statistical Institute, ठीक है। Alright, ये क्या पढ़ रहे थे हम, ये वाला किस में पढ़ते हैं, पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज में आता है, ठीक है, पब्लिश सोर्सेज में, ठीक है।
पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज़ भी अपना डेटा पब्लिश करती हैं और अपनी एक्टिविटीज़ और उनको क्या मिला है वो भी पब्लिश करती हैं, जो कि फिर अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स यूज़ करते हैं एज सेकेंडरी डेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ठीक है, द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये जो पब्लिकेशंस करते हैं कौन कौन से दोनों, द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड द स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको भी सेकेंडरी डेटा आप यूज़ कर सकते हो उनकी पब्लिकेशंस को। अब अनपब्लिश सोर्सेज के बारे में बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। ये अनदर सोर्स है कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिश करती है जो डेटा होता है अनपब्लिश सोर्सेज में, ये कलेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, ताकि वो अपना इस्तेमाल कर सकें और ये पब्लिश नहीं की जा सकती। जैसे वर्क डन बाय प्रोफेसर्स, टीचर्स, रिकॉर्ड मेंटेन बाय बिजनेस एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, आई होप मैं समझा चुका हूँ आपको, एक बार अब पढ़ लेते हैं। अनदर सोर्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा इज अनपब्लिश सोर्सेज। The data in unpublished sources is collected by different government organizations and other organizations. These organizations usually collect data for this and are not published anywhere. For example, this research work done by professors, professional teachers and records maintained by business and private enterprises. तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। ठीक है, अब हम सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़े, चैप्टर सेकेंड उठाएंगे। ठीक है, सेकेंड, और वो रहेगा आपका किसके रिलेटेड, क्वेश्चनरी के रिलेटेड, क्वेश्चनरी। ठीक है, तो लर्नर्स जैसा आप देख चुके हैं, हमने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया अपना, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था और इसमें हमने पहला चैप्टर अपना कंप्लीट किया। अब आपको ये समझना है कि ये जो नोट्स हैं आपके, ये आपके रेफरेंस के लिए रहने वाले हैं ना। ये मैं पहला लेक्चर इसलिए इतना डिटेल में आपको समझाया या पढ़ के दिखाया कि आपको थोड़ा फील मिले। जब मैं ओवरव्यू दूंगा वो ही आपका एक हिसाब से बेस बना देगा नोट्स के लिए। ठीक है, फिर आप नोट्स खुद भी पढ़ सकते हो, जहाँ पे मुझे ज़रूरी लगा वहाँ पे मैं रीड आउट भी कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी। अगर मैं सारे नोट्स पढ़ने बैठा तो नोट्स की हर एक लाइन, तो ये आपके चैप्टर्स काफ़ी लेंथी हो जाएंगे, जैसे आप देख चुके हैं। तो अगले लेक्चर से हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया करूँगा, मुश्किल बात सादी भाषा में समझा दूंगा आपको। ठीक है, सादी भाषा में आपको समझा दूंगा ताकि आपके कंसेप्ट्स बने, आपको रट्टा ना मारना पड़े और आपको सब कुछ समझ आए। फिर बाद में आपका दिल किया तो नोट्स भी पढ़ लेना, नहीं तो आप लेक्चर्स भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि कहानी वही है। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स मीट इन आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Till then, God bless you, take care and stay motivated, stay safe. All right, God bless you all.